ज़मीन हमारी सिर्फ सेवार्थ, शिक्षार्थ और धर्मार्थ के लिए है, लेकिन इन लोगों का एक मोटो बन गया है कि इस ज़मीन को बेचें और बेच करके उसका जो पैसा है अवैध रूप से अपने पास रखें। प्रॉपर्टी बेची है, लीज की ज़मीनों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, कई जगह चर्च बेच दिए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों जगह। चैरिटी के चोरों की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी हमने आपको सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, अब हम आपको दिखाएंगे किस तरह चैरिटी के चोरों ने देश के खिलाफ बड़ी साजिश की तैयारी की थी। फॉरेन फंडिंग के गलत इस्तेमाल के चलते क्यों भारत सरकार ने इन्हें बैन कर दिया था, आज हम फिर इन्हें एक्सपोज करेंगे। आपको बताएंगे कि क्यों मनमोहन सिंह की सरकार और मोदी सरकार ने इनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया था। चैरिटी के सफेद पोश चोरों की कहानी सिर्फ दान की जमीनों के हेर फेर तक ही सीमित नहीं है। ये तो वो चोर हैं जो दीमक की तरह चैरिटी के लिए मिले फॉरेन फंड को भी चट करते रहे। कागजों में हेर फेर करना इनके लिए बड़ी मामूली बात थी। शायद इसीलिए बरसों से चैरिटी के चोर दान में मिले करोड़ों अरबों की रकम को बड़ी आसानी से डकार गए। हैरानी तो इस बात की कि सफेद पोश चोरों की चोरी का अंदाजा तक किसी को न लगा, न फॉरेन से फंड देने वालों को, न देश की किसी जांच एजेंसी को। ये चोर मनमर्जी से करोड़ों अरबों रुपए डकारते रहे, अय्याशी करते रहे, लेकिन इसकी भनक किसी को न लगी। और लगी भी तो तब जब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल इवेंजलिका लूथरन चर्च की संदिग्ध हरकतें साल 2011 में कांग्रेस की तत्कालीन मनमोहन सरकार की नजर में आ गई थी। वो भी सिर्फ इस शक में कि ELC MP फॉरेन फंडिंग का गलत इस्तेमाल कर रही थी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज़ादी के पहले बनाई हुई अंग्रेजों की ये संस्था अपने ही देश के साथ गद्दारी करने वाली थी। FCRA को मॉनिटर करने वाले गृह विभाग ने ये आशंका जाहिर कर दी थी कि ELC देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकती है। गृह विभाग के लिए ये खबर चौंकाने वाली थी। लिहाजा लोकसभा में एक सवाल के जवाब में गृह विभाग ने इवेंजलिका लूथरन चर्च इन MP के फर्जीवाड़ा केस को CBI को सौंपने की जानकारी दी। CBI फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। साल 2011 का किस्सा है। मेरे साथ विनय डेविस हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विनय, क्या घटनाक्रम रहा, साल 2011 में केस CBI को क्यों दिया गया, और ये भी जानकारी मिली कि देश के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे थे, न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने की तैयारी थी भारत में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2419 में दिया हुआ है, साफ साफ दिखा है, इनके ऊपर नज़र रखी गई। उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये हो सकते हैं कि देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो सकता है कि देश में क्या बोलते न्यूक्लियर पावर इम्प्लांट करने के चक्कर में हो, जो कि एक देशद्रोह के श्रेणी में आता है। उसके ऊपर इनकी मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस लगा हुआ है, जिसमें क्या बोलते हैं, मैंने 466 और 7 नंबर है लोकसभा का इसका। तो इस कारण इनको ब्लैक लिस्टेड किया गया था चीज़ों की, कि फॉरेन फंडिंग लेने के लिए किया था। वो साल 1197 लोकसभा क्वेश्चन है साल 2015 का। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं, ये लोकसभा का ये क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, साल 2011 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लोकसभा। ये अतारांकित प्रश्न है, नंबर है 2419। इसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि विल द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स बी प्लीज टू स्टेट whether the union government has received any complaints with regard to involvement of non-government organizations। ये NGO है, बेसिकली इवेंजलिकल लूथरन चर्च एक NGO के तौर पर भारत सरकार में रजिस्टर्ड है, ताकि इनको विदेशी फंड मिलता है और ये सेवार्थ के काम करते हैं। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये जानकारी मिली कि इवेंजलिका लूथरन चर्च को दुनिया भर के दर्जनों मिशनरीज देशों से बड़ी फंडिंग आ रही है। ELC MP को सबसे ज्यादा फंडिंग करने वालों में स्वीडन, अमेरिका, जर्मनी और इंग्लैंड है। ELC MP को स्वीडन से एजुकेशन सेक्टर में स्कॉलरशिप के लिए फंडिंग होती रही, अमेरिका से एल्का मिशन के लिए फंड मिले हैं, जर्मनी से हेल्थ सेक्टर के लिए बड़ा दान मिलता रहा, जिसके जरिए MP में ELC के 4 बड़े अस्पताल चल रहे हैं, पाढर, चुन्नारदेव, सागर के खुरई और शहडोल में। जाहिर है इवेंजलिका लूथरन चर्च इन MP की साजिशों से पर्दा हटाने के लिए देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हर मुमकिन प्रयास किया। इनकी हर हरकत पर बारीकी से नजर रखी। विदेश से इनके खातों में होने वाले हर एक ट्रांजैक्शन को मॉनिटर किया गया
जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इनपुट पुख्ता हुए, वैसे ही देश के खिलाफ साजिश रचने वाले 69 एनजीओ को बैन कर दिया गया, यानी वे ब्लैक लिस्ट हो गए, जिसमें शामिल था इवेंजलिकल लूथरन चर्च इन एमपी भी। पूर्व में जो जांच हुई तो जांच में इनको पाया गया कि ये जिन लोगों ने अनियमितताएं करी हैं, जो सेवार धर्मार्थ कार्य के लिए पैसा आता है, इन्होंने देश विरोधी गतिविधियों में उसको लिया, जांच हुई, उसमें पाया गया। तो उसके बाद उनको 2015 में ब्लैक लिस्टेड कर दिया कि पैसा आप नहीं ले पाएंगे ये सब चीज़, क्योंकि आप संदिग्ध संस्था हैं उसमें। पर ये जो थे, इन लोग इतने शातिर और इतने रसूख वाले और इतने इनके कनेक्शंस पॉलिटिकली जो थे पूर्व पार्टियों में, तो वो उसको दबा लेते थे हमेशा। ब्लैक लिस्ट और बैन करने का सबसे बड़ा आधार क्या रहा? एफसीआरए ने क्यों इन्हें इनके खाते फ्रीज किए और भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री ने क्यों इनको ब्लैक लिस्ट किया? सबसे बड़ा आधार क्या रहा? सबसे बड़ा आधार, जब जांच कोई एफसीआरए कराता है, मतलब इनके पास कंप्लेंट्स आती हैं, तो उस संस्था की पूरी जांच की जाती है, इंटरनल जांच की जाती है, तो उसमें पाया जाता है कि अनियमितता क्या की गई। उनके पास पूरा डेटा होता है, गृह मंत्रालय के पास। स्वीडन से बहुत मुख्य रूप से पैसा आता था, स्वीडन से जब ये हुआ कांड तो स्वीडन से इसके बाद बंद कर दिया गया इसको। आज भी सपोर्ट होता है, अमेरिका से होता है, स्वीडन अब देना चालू कर दिया है धीरे धीरे, और मल्टीपल जगह पे जो ऑस्ट्रेलिया है, बहुत जगह से लाते हैं, मेरे पास पूरा ब्यौरा है। जाहिर है ईएलसी एमपी ने जमकर मनमानी की है, लूट खसोट की है, ज़मीनों को बेचा है, विदेशी चंदे को डकार गए हैं। सेवार्थ के काम के लिए जो विदेशी तमाम देशों ने भारत को पैसा दिए, इस संस्था को पैसे दिए ताकि ये मानवता के काम आएगा और तमाम लोगों को सुविधा होगी, क्रिश्चियन कम्युनिटी को। लेकिन इन लोगों ने ना सिर्फ दूसरे देश के लोगों को, उन एजेंसियों को ठगा है, बल्कि अपने देश के लोगों को भी, अपने देश को और अपनी कम्युनिटी को भी ठगा है। तमाम शिकंजों के बावजूद भी चैरिटी के चोर कहाँ मानने वाले थे? विदेशी पैसों पर चांदी काटने वाले इन सफेद पोश चोरों ने एक नया फॉर्मूला खोज निकाला। भारत सरकार के उस फैसले को भी ठेंगा दिखा दिया जिसके जरिए ईएलसी एमपी को ब्लैकलिस्ट किया गया था। एफआईआर के जरिए बैन होने के बाद होम मिनिस्ट्री ने इनके खाते सीज कर दिए थे, लेकिन चैरिटी के चोरों ने चोरी का एक नया रास्ता खोजा। ईएलसी एमपी के भ्रष्ट सदस्यों ने एफसीआरए के नियमों का उल्लंघन कर मूल संस्था के अलावा 11 नई संस्थाओं को रजिस्टर करवाया और 11 नए खाते खोल दिए, जबकि एफसीआरए के नियमों के मुताबिक सिर्फ मुख्य संस्था का ही एफसीआरए अकाउंट होता है। जाहिर है चैरिटी के चोर इन्हीं 11 खातों के जरिए विदेशी चंदे पर बरसों अय्याशी करते रहे। फंडिंग होती है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। रंजीत जी, एक बार दर्शकों को पूरा बताइए किस तरीके से एफसीआरए क्या काम करती है और इन पर कब कब कैसे बैन लगा? विदेशी धन का उपयोग विदेशी अभिदान अधिनियम के अंतर्गत उपयोग न करते हुए देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होने की शंका पर सीबीआई द्वारा इसकी जांच भी की जा रही है। 11 अकाउंट मुख्य संस्था व उनकी इकाइयों के माध्यम से इस संस्था में हैंडल किया जाता है और इसका संचालन मुख्यालय इवेंजलिकल लूथरन चर्च इन मध्य प्रदेश के जो मुख्यालय है आपका लूथर भवन नागपुर रोड छिंदवाड़ा में, यहाँ से संचालित किया जाता है और लगभग इस संस्था का टर्नओवर 27 करोड़ 33 करोड़ कभी 35 करोड़ इस हिसाब से रहा है। एक और बात कही कि भारत सरकार ने इन पर बैन इसलिए लगा दिया था क्योंकि ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की शंका थी। तो किस तरीके की देश विरोधी गतिविधियां की शंका जाहिर की होगी? क्या लग रहा होगा गृह विभाग को? ये इनका न्यूट्रल से संबंधित था, जैसा कि मैंने उसमें देखा हूँ लोकसभा के क्वेश्चन में। जिस तरीके की शिकायतें हुई उससे साफ है कि ईएलसी एमपी के सदस्यों ने मिलकर और धोखाधड़ी की है, जमकर धोखाधड़ी की है और लीज की ज़मीनों को बेचा है, अपने कर्मचारियों को भी परेशान किया है, अपने कर्मचारियों के हक का जो पीएफ प्रोविडेंट फंड का जो पैसा होता है उसको भी, उस पर भी डाका डाला है। इवेंजलिकल लूथरन चर्च के भ्रष्ट सदस्यों ने न सिर्फ देश के साथ गद्दारी की, बल्कि उन लोगों को भी धोखा दिया जिन्होंने पूरा जीवन अपनी कम्युनिटी की सेवा में लगा दिया। ईएलसी एमपी के घोटालेबाजों ने अपनी ही संस्था में एक और बड़ा घपला किया। दरअसल ईएलसी एमपी के बिशप सुरेंद्र सुक्का, हेड ट्रेजरर अशोक चौकसी
सचिव नितिन सहाय और उपाध्यक्ष अनिल मार्टिन साल 2010 से 2024 तक अपने कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड तक के पैसे खा गए। ELCMP के स्कूल, हॉस्टल और हॉस्पिटल में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों के करोड़ों रुपए की प्रोविडेंट राशि डकार ली गई। कर्मचारियों की तनख्वाह से हर महीने PF की राशि तो काटी गई, लेकिन उनके PF अकाउंट में नहीं जमा की गई। जबकि कई कर्मचारी रिटायर हो गए, कईयों की मृत्यु हो गई और कई अब तक अपनी PF राशि के इंतजार में। हालांकि 2 साल पहले भोपाल में PF घोटाले को लेकर FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी आजाद घूम रहे, अब भी मौजूदा कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड का गबन भी कर रहे हैं। अब आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जिसने ELCMP के PF घोटाले को एक्सपोज किया। जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो उनसे गुहार लगा रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि कम से कम उनके हक की राशि, हक की रकम उनके और उनके परिजनों को दी जानी चाहिए। मेरे साथ जैक्सन जी उनसे बात करते हैं, ये लगातार उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, क्या मामला है, कब से ये लोग PF का पैसा डकार रहे हैं कर्मचारियों का? ये वर्ष 2010 से जब से जो ग्रांट आती थी हमारी फॉरेन एड बोलते हैं, जैसी आना बंद हुई उसके बाद से इन्होंने PF तो काटा कर्मचारियों का। इनकी कैशबुक लेजर शो करता है कि इन्होंने PF को काटा है, खाते में आ रहा है, पर जमा करने का भी आना चाहिए ना। क्रिश्चियन सोसाइटी को बोलते हैं कि वेल एजुकेटेड सोसाइटी, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। इसके बावजूद इन्होंने वर्ष 2021 में अशोक चौक से जो 8वीं फेल बोलते हैं उसे, और वाकई में 8वीं फेल, कोई एजुकेशन नहीं है उसको हेडरेजार नियुक्त कर दिए। 72 ईयर्स की एज में, 72 वर्ष की उम्र में उसको हेडरेजार नियुक्त। तो अपन सोच सकते हैं कि इनकी कार्य प्रणाली किस ओर जा रही है। ये फॉरेन से जो फंड आता था चैरिटी के लिए, लोगों की सेवा के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, गरीब मजलूमों के सहारे के लिए, उन सब पैसों को किस तरीके से इन लोगों ने खाया है और किस तरीके से हजम कर लिया है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इनकी इस पूरे मामले की इंक्वायरी चल रही है और लोकसभा गृह विभाग ने इनके खातों को सीज भी किया और ये भी दावा किया कि देश विरोधी गतिविधियों में ये लोग शामिल हैं, लिहाजा इनको सबक सिखाने की ज़रूरत है। लेकिन इन लोगों ने भ्रष्टाचार का एक नया रास्ता निकाला ताकि फॉरेन फंड अगर बंद हो जाए तो ये कह सकें कि हमारे पास पैसा नहीं है, लिहाजा ये ज़मीनों को बेच दें अपनी, जो लीज पे इनको शासन ने दी हुई है। फिलहाल ये सभी जो पीड़ित लोग हैं, जो शिकायत करता हैं, सभी इंसाफ की उम्मीद मध्य प्रदेश की सरकार और भारत सरकार से कर रहे हैं। इवेंजलिका लूथरन चर्च इन MP के जिम्मेदार जमकर मनमानी कर रहे हैं, संस्था के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, खुद की सहूलियतों के लिए नए नए नियम बना रहे हैं ताकि मनमाफिक लूट खसोट जारी रहे, फॉरेन फंडिंग के जरिए अपनी जेबें भर सकें। इन्हें ना तो देश की फिक्र है, ना अपनी सोसाइटी की। ये सिर्फ पराये माल को ठिकाने लगाने में जुटे हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ELCMP का बायलॉज ये कहता है कि 62 की उम्र में संस्था का हर शख्स रिटायर हो जाएगा, लेकिन ये नियम शायद इन पर लागू नहीं होते, क्योंकि अगर ये लोग रिटायर होने लगे तो घोटालेबाजों का सिंडिकेट बिगड़ जाएगा। शायद इसलिए घोटालेबाज अपने लिए रिटायरमेंट की उम्र जरूरत पड़ने पर बढ़ा रहे हैं, लेकिन फर्म एंड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट ने अपनी जांच में इसे गैर कानूनी बताया। अब जरा आप भी देखिए, दूसरों पर ELC के नियमों का डंडा चलाने वालों ने खुद किस उम्र तक मौज काटी है। सुरेंद्र सुक्का, बिशप, उम्र 68 साल, अनिल मार्टिन, उपाध्यक्ष, उम्र 70 साल, अशोक चौकसी, हेड ट्रेजरर, उम्र 73 वर्ष, GT विश्वास, सदस्य, उम्र 73 वर्ष, नितिन सहाय, सचिव, उम्र 68 वर्ष। RK हेमिल्टन साहब हैं, इनसे बात करते हैं। ये हाल में ही रिटायर हुए हैं, 62 की उम्र पार करने के बाद ये रिटायर हुए। सर, आपको तो रिटायरमेंट दे दिया गया, 67 साल के बिशप साहब हो रहे हैं और 73 साल के आपके ट्रेजरर साहब हो रहे हैं, तो वो क्यों नहीं रिटायर हो रहे हैं? सर, इसका आइडिया तो नहीं है, पर ये उनकी खुद की सरकार है, वो अधिकारी बने बैठे हुए हैं, वो अपनी मर्जी से वे सब करते जा रहे हैं, उम्र बढ़ाते जा रहे हैं अपनी। लेकिन वास्तव में रिटायरमेंट 62 वर्ष। उल्टा आप लोगों पे केस भी कर रहे हैं, FIR भी कर दिया? जी, हम FIR कर दिया, 25 लोगों का FIR किया उन्होंने, जबकि हम सारे काम जो कर रहे हैं चर्च के हित में कर रहे हैं। राजनीतिक अच्छा सर, आप तो लंबे समय से काम कर रहे हैं, आपने सबको देखा है। शिक्षा विभाग में था, स्कूल में तो मैं सागर में था, और सागर की ब्रांच ही इसी संस्था की है, ELC की है, और स्वीडिश मिशन स्कूल है, और मैं पढ़ाता था मैं। तो ये इतना इन लोगों ने मनमानी की है, कभी आप लोगों ने विरोध किया? विरोध तो वैसा विरोध नहीं किया, हम विरोध करेंगे लीगल काम करने के लिए। जैसे 62 वर्ष की उम्र बात कर रहे हैं लोग, हमको 62 हम रिटायर हो जाओ ना, दूसरे को मौका दीजिए। क्या 62, 65, 70, 72 आप कर रहे हो, भाई इसके साथ दूसरे कर सकते हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हर काम जो हो चर्च के हित में हो, चर्च का नुकसान ना हो। पॉलिटिकल प्रेशर है, इनको संरक्षण है क्या राजनीतिक लोगों से? होगा, बिल्कुल होगा।
जाहिर है ELC MP के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने सिर्फ अपनी काली कमाई के लिए, अपने आप को मुनाफा कमाने के लिए और गड़बड़ी करने के लिए सारे बायलॉज को धता बता दिया। अपनी 62 की उम्र के पार जाने के बाद भी वो लगातार काम कर रहे हैं, जबकि ईमानदार कर्मचारियों को 62 में रिटायर कर रहे हैं। और जो लोग ईमानदार संस्था के जो लोग हैं जो विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ FIR करवा रहे हैं। PF का पैसा खा गए, ज़मीनें बेच खाई, बावजूद इसके बने हुए हैं और पद नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, रिटायरमेंट नहीं लेना चाह रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काली कमाई कर सकें। जमीनों के घोटालों, PF स्कैम के आरोपों से घिरे ELC के चैरिटी चोर अपने लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं रखते। शायद इसलिए रिटायरमेंट की मनमाफिक उम्र बढ़ाने के फैसले पर दूसरे सदस्यों के सवालों से बचने के लिए अब मुंह चुराए घूमते हैं। जाहिर है ELC के घोटालेबाजों की शिकायत ELC के सदस्यों ने EOW, क्राइम ब्रांच और छिंदवाड़ा की कोतवाली थाने में की है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। फरियादी ये दावा करते हैं कि सत्ता के रसूख के आगे पुलिस प्रशासन भी बेबस है। सुनिए ELC की एक सदस्य हिमानी सिंह क्या कहती हैं। ELC के भ्रष्ट सदस्यों ने अपने बायलॉज में भी परिवर्तन किया है और अपनी मनमानी करने के लिए इन्होंने तमाम नियम कायदों को ताक पर रख दिया। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाते चले गए ताकि ये अपने काले कारनामों को आगे तक अंजाम दे सके। मेरे साथ हिमानी सिंह हैं, इनसे बात करते हैं, ELC की मेंबर हैं। मैडम, सबसे पहले आप ये बताइए कि रिटायरमेंट की एज क्या होती है आपके बायलॉज में? 62 है सर रिटायरमेंट की एज। ये लोगों ने अपनी मर्जी से 65 किया और फिर उसके बाद इन लोगों ने 65 को भी बिना किसी की अनुमति के इन लोगों ने अपने मन से, जो ये 13 लोग का ग्रुप है, अपने मन से इन्होंने इसको जीवन पर्यंत कर लिया। जब ये बायलॉज में ये परिवर्तन कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, तब आप लोगों ने विरोध किया था कि रिटायरमेंट की एज क्यों बढ़ाई जा रही है? नहीं, इस चीज़ का जब हमारे यहाँ सभा होती है तो उसमें इन लोगों ने इस चीज़ को लाया, लेकिन इस चीज़ का अनुमोदन किसी के द्वारा नहीं किया गया, किसी ने स्वीकार नहीं किया। तो ये लोग अपना ही बैठे हैं वर्चस्व बना करके, ना ये किसी की सुनते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, इनके पास यदि बार बार जाओ बात करने के लिए तो ये लोग कभी भी फेस टू फेस हम लोगों से बात नहीं करते हैं। ये भी एक जानकारी मिली है मैडम कि अपने 100-125 कर्मचारियों के ये लोग PF के पैसे भी खा गए हैं। इन लोगों ने PF के पैसे भी जमा नहीं किए। जी जी जी, आपने बिल्कुल सही बात बोले। ये लोगों ने PF का पैसा भी खा चुके हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश किए हैं मिस्टर जैक्सन को मारने, और इन्होंने पूरी कोशिश करे हैं कि वो PF का पैसा जिन जिन का है, पास्टर्स का और जो और दूसरे वर्कर्स हैं, उनको मिल जाए। तो किसी किसी का इन लोगों ने इस डर के मारे किसी किसी का दिए हैं, बाकी तो सारा पैसा ये लोग ने खा चुके हैं। ठीक है, ये हिमानी सिंह हैं और इन्होंने विरोध भी किया था, लेकिन इनका दर्द ये है कि चूँकि पूरे 12 लोगों का जो सिंडिकेट है, जो काउंसिल में जो लोग हैं, वही मनमानी करने पर उतारू हैं और इनकी सुनवाई कहीं हो नहीं रही है। इन लोगों ने 72 साल रिटायरमेंट की उम्र कर दी ताकि इसी तरीके से ये लोग भ्रष्टाचार कर सकें, चैरिटी की ज़मीनों को बेच सकें, अपनी अय्याशियों पर खर्चा कर सकें, PF के पैसे लोगों के डकार सकें। तो इस तरीके के तमाम घपले घोटालों को इस सोसाइटी में रहते हुए इन लोगों ने अंजाम दिया है। जाहिर है बैतूल, छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल तक ELC MP के घोटालेबाजों की शिकायत पहुंच चुकी है। बावजूद इसके आरोपी आजाद घूम रहे हैं। जांच एजेंसियां अब भी ये कह रही हैं कि जानकारी जुटाई जा रही है। उधर BJP जिलाध्यक्ष विवेक साहू ये सीना ठोक कर कहते हैं कि घोटालेबाजों को हमारी सरकार बख्शेगी नहीं। सारे आरोपी जल्द सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये होगा कब? फिलहाल सत्ता और प्रशासन की नीयत देखकर फरियादियों का ये दावा बिल्कुल ठीक लगता है कि ELC के घोटालेबाजों को सत्ता की पनाह मिली हुई है। वो बहुत गलत कार्य हो रहा है और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी वो शिकायत दी थी, उसमें जांच हुई है, कार्रवाई होने वाली थी, आचार संहिता लग गई। निश्चित तौर पर उसमें 100% कार्रवाई होगी और जो उसके प्रबंधक और कर्ता धर्ता है वो जेल के अंदर जाएंगे। जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अथॉरिटी है FCRA, उसको तमाम बार पत्र लिखे हैं कि जिस संस्था के बारे में वो शिकायत की गई है, हाँ, उसके बारे में उनके जो फंड्स बाहर से उनको प्राप्त हुए हैं, रिसीव हुए हैं, उसमें कोई गड़बड़ी की गई है क्या? क्योंकि वो चूँकि सेंट्रल एक्ट है, उसमें जो भी जानकारी मिलेगी उसके आधार पे हम लोग आगे की कार्रवाई पूरी करेंगे। हम लोग फिर एक यहाँ से अधिकारी भेजने वाले हैं जो वहाँ पर उनके अधिकारी से संपर्क करके इस जानकारी को लेके आएगा। हमने इन्हें एक्सपोज कर दिया है, सरकारी एजेंसियां भी एक्शन में हैं।
उम्मीद है जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे नजर आएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।